भीख मांगने से नहीं मिलता, आपको सड़क पर उतरना पड़ता है, आंदोलन करना पड़ता है, रोड जाम करना पड़ता है। आप बिना विवाद के क्यों नहीं जी सकती हैं? हर आंदोलन में आप देखिएगा महिलाएं बहुत बढ़ चढ़ करके भागीदारी करती हैं, पार्टिसिपेट करती हैं, हंसुआ लेकर के, तीर धनुष लेके, भाला लेकर के। कई जगह तो ऐसा भी देखा गया है कि पुरुष जो है पुलिस के डर से भाग खड़े हुए, है ना, औरतें वहां डट के खड़ी रही। हर जगह हम लोग देखते हैं जमीन की लड़ाई में। जमीन जो जितनी जा रही है वो मुसलमान पुरुष आदिवासी औरत से शादी करके ही ले जा रहे हैं। आप कोई ऐसी बात ना कहें कि फिर आपके नाम से कोई विवाद शुरू हो जाए। अब क्या होगा मेरा? मेरी तो नौकरी भी चली गई, अब क्या होगा मेरा? हम लोग क्या बोलते हैं ना कि औरतें तो ऐसी ही होती है, रोतड़ू होती हैं। ऐसी नहीं होती हैं, वो इतनी लाचार हो गई हैं कि वो किसी के पास भी अपना दुख बयां कर देती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम सुंदर और आप देख रहे हैं मैं भी भारत। आजकल हमारी टीम झारखंड में घूम रही है और यहाँ पर हम आदिवासी समुदाय के नेताओं से मिल रहे हैं। जो लोग एक मजबूत आवाज़ रखते हैं उनसे बात कर रहे हैं। आजकल झारखंड में पेसा 1996 उसकी बहुत चर्चा हो रही है। अलग अलग लोग अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं। सरकार का एक पक्ष है, सामाजिक कार्यकर्ताओं का एक पक्ष है। सामाजिक कार्यकर्ताओं के भीतर भी कई तरह के मतभेद देखे जा रहे हैं और इस पूरे मसले को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। आज मैं जिस मेहमान से आपको मिलवाने वाला हूं वो बेहद ख़ास हैं। वो न सिर्फ पैसा पर अभी अपनी बात रख रही हैं, बल्कि आदिवासी समुदाय, झारखंड की राजनीति, समाज और अलग अलग विषयों पर लगातार बोलती और लिखती रही हैं। और आप ये भी कह सकते हैं कि वो हमेशा चर्चा में भी रहती हैं। रजनी मुर्मू की मैं बात कर रहा हूँ। रजनी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बड़े दिनों बाद आपसे मुलाकात हुई। कई बार ऑनलाइन इंटरव्यू करने का मौका आपसे हुआ हमारा। ये बताइए कि ये जो पूरी चर्चा हो रही है, पैसा, पंचायत राज अधिनियम, इसमें आप भी अपनी बात कह रही हैं। आप सरकार की तरफ खड़ी हुई नज़र आती हैं। हाँ, चूँकि मैं तो अभी सरकार में हूँ और सरकार में होने का कारण भी ये है कि मुझे लगता है कि सरकार हमारे जो मुद्दे रहे हैं अभी तक के, उस मुद्दे से काफ़ी रिलेट करती है सरकार और सपोर्ट भी करती है। तो हम लोग जब भी देखते हैं कोई भी मुद्दा आता है, सामाजिक रूप से कोई मुद्दा उठ करके बाहर आता है, तो वहाँ पे चर्चाएं तो बहुत ज़ोर शोर से गर्म तरीके से चलती है। लेकिन वहाँ पे हम जिस नज़रिए से देखना चाहते हैं या चाहते हैं कि हम लोगों को, महिलाओं को, उनको जगह दिया जाए वहाँ पर, या उनको भी समाहित करके उनके बारे में भी बात की जाए, तो ऐसा कभी नहीं होता है कि उनके बारे में कोई चर्चा ही नहीं होती है सामाजिक रूप से। ये आप पेशा में भी आप देख लीजिए, सब लोग कह रहे हैं कि 1996 का पेशा एक्ट लागू होना चाहिए। लेकिन आप 1996 का अगर आप देखिएगा तो उसमें स्पष्ट है कि हम लोग जो ट्रेडिशनल पंच जो है, मांझी हड़ाम जो है ना, उसको हम लोग प्राथमिकता देंगे या उसको एक सरकार में उसको पावरफुल पद उसको देंगे, या ग्राम सभा, सारा न्याय व्यवस्था जो है वो कस्टमरी लॉ से चलेगा। हाँ, उससे चलेगा। तो वहाँ पर महिला, हम लोग तो जानते हैं ना कि वहाँ पे महिलाओं की कोई स्थिति है ही नहीं, जगह है ही नहीं उनका। तो ये हम लोगों को बड़ा लगता है, मुझे लगता है कि महिलाओं के लिए बड़ा आपत्तिजनक है। अच्छा, तो आपको ये लगता है कि जो सरकार जो रूल्स फ्रेम कर रही है वो ज़्यादा बेहतर होगा, वो ज़्यादा आधुनिक होगा? हाँ, सरकार जैसे जो कर रही है ना, वहाँ पर तो महिलाओं के लिए भी आरक्षण है, आरक्षित रहता ही है हर बार। जैसे पिछला जितना भी पंचायत चुनाव हुए हैं तो महिलाओं के लिए सीट आरक्षित रहता ही है और वो जनरल सीट में भी फाइट कर सकती हैं। लेकिन ये 1996 का जो पेशा एक्ट है उसमें तो कोई संभावना ही है, औरतों के लिए नहीं है। रूढ़ी प्रथा के सिस्टम से कोई संभावना ही है वहाँ पर, उसको मंझी बूढ़ी बनाया ही नहीं जाता है ना। पुरुषों के रहते हुए औरतों का वहाँ कोई चांस ही नहीं है, तो उनको तो जगह ही नहीं मिलेगा। जी, लेकिन जब आप ये सब
चर्चा में पार्टिसिपेट करती हैं तो ऐसा लगता है कई बार आप बहुत पर्सनल हो जाती हैं, कुछ लोगों पर आप सीधा पर्सनल अटैक करती हैं। जैसे ग्लैडसन डुंगडुंग को लेकर आपने काफ़ी आलोचना उनकी की है सोशल मीडिया पे। उनका कहना है कि दरअसल आप मुद्दे को भटकाने की कोशिश कर रही हैं, पर्सनल हो रही हैं, ऐसा क्यों? देखिए, हम लोग तो इसी समाज से है ना, हमने यहीं से आकर के सब कुछ सीखा है। तो यहाँ पर हमने जो सीखा, समाज ने जो हमको दिया, हम वही उनको लौटा रहे हैं। औरतों को समाज ने जो दिया वो हम उनको लौटा रहे हैं। तो ग्लैडसन डुंगडुंग जो अपने आप को एक आदिवासी कार्यकर्ता, मानवाधिकार कार्यकर्ता कहते हैं, मैं बार बार उनका जोड़ना चाहूँगी कि वो अपने नाम के साथ वो अटैच करते हैं कि वो एक मानवाधिकार कार्यकर्ता है, आदिवासी एक्टिविस्ट हैं। तो एक्टिविस्ट होने के नाते उनका जो नज़रिया है, हम लोगों ने अब तक देखा है कि वो पर्सनल अटैक की जो बात वो कर रहे हैं, वो खुद पर्सनल अटैक करते हैं औरतों पर। पिछले चुनाव में, इस चुनाव में जो हम लोग एक देखें बड़ी घटना हुई, खूंटी से एक महिला को, आदिवासी महिला को टिकट दिया गया था और उनका टिकट अचानक से फिर काट दिया जाता है, दूसरे ही दिन काट दिया जाता है, क्योंकि एकदम से फेसबुक में ये लोग पोस्ट करने लगते हैं कि ये इनका जो पति है वो गैर आदिवासी है। तो इसलिए हम लोग ऐसे कैंडिडेट को सपोर्ट नहीं करेंगे, वोट नहीं दिलवाएंगे, इनके खिलाफ हम लोग खड़े हो जाएंगे। तो ये आदिवासी समाज से इस तरह से बातें उठ करके आती है ना। और इसमें निश्चित रूप से बीजेपी के लोग, जो विपक्ष जो है, बीजेपी का कैंडिडेट है, वो तो निश्चित रूप से पार्टिसिपेट करेगा ही, वो तो विरोधी है ना, तो उसमें ऐसी महिलाओं के खिलाफ काम करेगा। उनको लोग तो चाहेंगे कि कुछ न कुछ इनका तथाकथित रूप से गलती निकले। लेकिन आदिवासी समाज का जो व्यक्ति है, अपने आप को एक्टिविस्ट बोल रहा है, वो अगर इस तरह से स्टेटमेंट देता है, उनका फेसबुक पोस्ट अभी भी है उस समय का, आप देखिएगा, बड़ी बेशर्मी से लिखते हैं कि इनका पति गैर आदिवासी है। तो हम लोगों को सोचना चाहिए कि हम लोग क्यों इन लोगों को प्रतिनिधि अपना मानेंगे। तो बड़ी सफाई से वो अपनी बात कहते हैं कि ठीक है, उनको शादी करने का अधिकार है, संविधान देता है, लेकिन प्रतिनिधित्व की बात आएगी तो फिर हम यहाँ पे इनको जगह नहीं देंगे, इनको सपोर्ट नहीं करेंगे, इनका हम बहिष्कार करेंगे। तो एक तरह से उन्होंने वो माहौल बनाया जिसमें पार्टी ने उनका टिकट काट दिया, या काटने के लिए उनको मजबूर होना पड़ा, क्योंकि देखिए पार्टी को तो जीतना ही है ना, हर हाल में दांव पेच चलते हैं। जी। तो जिस तरह से विरोध का एक माहौल अपने समाज से भी आ रहा है, विरोधी तो कर ही रहे हैं जी, तो उस वक्त तो पार्टी को ऐसा फैसला लेना पड़ा। लेकिन पार्टी तो बहुत ही शुभचिंता की है ना, वो तो उस नजरिए से कैंडिडेट को नहीं देख रहा था, तभी उन्होंने उनको टिकट दिया था। लेकिन वो विपक्ष या समाज के लोगों के दबाव में आकर के उनको उनका टिकट काटना पड़ा। लेकिन एक और सवाल है रजनी, के जब पैसा कानून को लागू करने की बात हो रही है, उसके नियम फ्रेम करने की बात हो रही है, कई लोगों से हमारी बात हुई, उनमें से कुछ लोग जो काफ़ी सालों से इस मसले पर काम कर रहे हैं, उनका कहना है कि देखिए, महिलाओं का प्रतिनिधित्व भी शायद ज़रूरी है, लेकिन पहले ये ज़रूरी है कि जो पैसा 1996 है या जो प्रोविजंस ऑफ पैसा 1996 हैं वो लागू हों, उसके बाद बाकी लड़ाई लड़ी जाएगी। पहले ये ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, ये हमेशा से ही कहा गया है। बाकी लड़ाई में किसको रखा गया? बाकी में हमारा नाम है, औरतों का नाम, आधी आबादी। हम लोगों को हमेशा ही कहा गया, जब औरतों को प्रॉपर्टी में राइट देने की बात आई है ना, और जब औरतों ने कहा कि हमारे अंदर, घर के अंदर में हमारा शोषण होता है, तब भी लोगों ने यही कहा कि हम लोगों का शोषक जो है वो गैर आदिवासी है, दिकू है, तो हम लोग दिकू से लड़ लेते हैं, इसके बाद हम लोग आपके साथ जो मारपीट हो रहा है वो हम देखेंगे। तो वो 50 साल से 70 साल से वो देख रहे हैं हम लोगों को, और आदिवासी महिलाओं के बारे में वो कोई चर्चा नहीं करना चाहते। और अगर हमारे जैसे लोग चर्चा करते हैं तो हम लोगों को ये लोग समाज विरोधी बोल देते हैं, और कि हम मुद्दे को भटकाने का काम करते हैं, जरूरी मुद्दे को हम भटकाते हैं, लोगों को बरगलाते हैं, हम पे ये इल्जाम लगता है। तो आधी आबादी के साथ जो शोषण हो रहा है, अन्याय हो रहा है, उस शोषण को आप भटकाने जैसा शब्द देते हैं, या बरगलाने जैसा, या फिर हम लोग डाइवर्ट करते हैं मुद्दे को। तो ये हम कब तक ऐसा करेंगे? आप बताइए, अगर आदिवासी समाज अपने आप को शोषित होने से नहीं बचा पा रहा है उतने सालों से, ठीक है, वो दबा हुआ है, उसकी ज़मीन लूटी जा रही है, तो जब तक आप दिकुओं से अपनी सारी संपत्ति नहीं ले लीजिएगा, सारा अधिकार नहीं ले लीजिएगा, आप राजा जब तक नहीं बन जाइएगा, तब तक आप ये कह रहे हैं कि तब तक आप प्रताड़ित होते रहिए।
है ना। ये तो कैसी बात हो गई। देखिए, अगर न्याय की लड़ाई लड़नी है तो सारी लड़ाई एक साथ लड़ी जानी चाहिए, ठीक है। आप बाहर वालों से भी लड़िए और हम जैसे लोगों का भी समर्थन करना चाहिए अगर आप सही इंसान हैं। और अगर आप नहीं हैं तो फिर आपके मन में खोट है। आप हमको बहाने बना करके चुप करा के रखना चाहते हैं। आप उतने दिनों से आपने चुप करा के रखा ही था लोगों को। आप देखिए, ये मुझे बता रही हूँ आपको, ये निर्मला पुतुल मुर्मू जो एक आदिवासी झारखंड की महिला है, जो बड़ी जानी मानी कवि हैं। उन्होंने बताया अपने बारे में। उनका देखिए, वो कवि तो बहुत है, कवियत्री तो बहुत है, लेकिन उनका स्पेशल था कि वो आदिवासी महिलाओं के दुख और दर्द को उन्होंने पहली बार इंगित किया अपनी कविताओं के जरिए, आदिवासी महिलाओं की। तो उन्होंने भी कहा था कि हम लोग जब इस आदिवासी महिलाओं के साथ हो रहे शोषण, अंदर में अपने समाज के अंदर जो आदिवासी महिलाओं को शोषण हो रहा, उसके बारे में जब हम लोग एक्टिविस्टों से या ऐसे लेखकों से, साहित्यकारों से बात करते हैं या नेताओं से बात करते हैं, मीटिंग करते हैं, तो वो लोग वही कहते हैं कि नहीं, अभी हम लोगों का लड़ाई देखो लोग से, अभी तुम लोग मार खाते रहो। अभी तुम लोग मार खाओ, रुको, हम लोग उधर से मार खा रहे हैं ना, तो हम लोग को अपना जान बचाने दो, लेकिन हम लोग तुमको मारते रहेंगे, अभी तुम लोग शांत रहो क्योंकि हम लोग उधर से मार खा रहे हैं। जी, आप रजनी की बातों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो महिलाओं के जो मुद्दे हैं, महिलाओं की जो समाज में स्थिति है, उस पर काफ़ी संवेदनशील हैं, काफ़ी वोकल हैं। और मैं आपको बता दूं कि रजनी मुर्मू असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर थी, कैसे उनकी नौकरी गई उस पर भी बात करेंगे। लेकिन रजनी, एक बात जो अक्सर आपके बारे में कही जाती है, आपके बारे में क्या और बहुत सारी महिला एक्टिविस्ट के बारे में भी शायद कहा जाता है कि आप ना बहुत एक्सट्रीम पोजीशन ले लेती हैं। कई बार ऐसा लगता है कि आप पुरुष विरोधी हो गई हैं, आपको पुरुषों से नफरत हो गई है। एक्सट्रीम तो देखिए, अगर हम प्यार से बात करते हैं ना, तो प्यार से जब आप बात करते हैं तो कोई सुनता नहीं है आपका। हमारे हमसे पहले भी और लोगों ने बात की महिलाओं के मुद्दे पर, और लेकिन उस तरीके से मुझे नहीं लगता कि उतना प्रभाव पड़ा होगा लोगों पर। अब देखिए, हक जो है ना, ये तो आदिवासी एक्टिविस्ट भी कहते हैं कि हक जो है वो भीख मांगने से नहीं मिलता है, आपको सड़क पर उतरना पड़ता है, आंदोलन करना पड़ता है, रोड जाम करना पड़ता है। हम तो वो भी नहीं कर रहे हैं। हम हमको आप कहाँ से एक्सट्रीम कर रहे हैं, है ना। हम तो अकेले हैं, हमारे साथ बहुत कम लोग जो आप लिखती हैं, जो आप बोलती हैं, उस पर लोग कहते हैं कि ऐसा लगता है रजनी को पुरुष जात से ही नफरत हो गई है, ऐसा है? देखिए, नहीं, पुरुष जात से नफरत नहीं हुई है, लेकिन पितृसत्ता से जरूर उसके खिलाफ है, बहुत ही स्ट्रांगली चाहते हैं। देखिए, मैं वही कह रही हूँ कि हम लोगों को तो और ज़्यादा एक्सट्रीम जा करके करना चाहिए विरोध पितृसत्ता का, ठीक है। सड़क पर उतर जाना चाहिए, रोड जाम कर देना चाहिए कि अभी तक लड़कियों को प्रॉपर्टी पे राइट क्यों नहीं मिला हुआ है ना। महिलाओं के साथ हर रोज बलात्कार की घटनाएं क्यों हो रही है। आपका ही सरकारी आंकड़ा कहता है कि हर तीसरी औरत घरेलू हिंसा की शिकार है। तो उस पर सरकार क्या कर रही है, समाज क्या कर रहा है, समाज क्यों नहीं स्टैंड ले रहा। तो हम लोगों को तो सड़क पर उतर जाना चाहिए, हमारा कुछ भी एक्सट्रीम नहीं है। हम अगर बोल रहे हैं ना तो सिर्फ बोल ही रहे हैं, हमने किसी की नौकरी नहीं खाई, हमने किसी के साथ मारपीट नहीं की, किसी को थ्रेट नहीं किया, है ना, फोन करके किसी को धमकाया नहीं है। तो एक्सट्रीम तो कुछ भी नहीं है, हम सिर्फ लिखते हैं और अपनी जो अच्छी भाषा है उसी भाषा में लिखते हैं। अच्छा रजनी, ये बताइए, आप बिना विवाद के क्यों नहीं जी सकती हैं? क्यों? आप असिस्टेंट प्रोफेसर थी, अच्छी नौकरी है, समाज में प्रतिष्ठा है ना, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, फिर आपने अपने समाज के सबसे महत्वपूर्ण त्योहार या उत्सव के बारे में ऐसी कुछ टिप्पणी कर दी जिससे आपका समाज नाराज हो गया। देखिए, सोहराय में मैंने बड़ा पार्टिसिपेट किया इससे पहले, जैसे बताया कि इस तरह का कपड़े पहन के प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना खुशी से, लेकिन वहाँ जा कर के जो अपमान जो महसूस होता था ना नाचने के दौरान, और फिर चूंकि हम तो ठीक है, थोड़ा सा स्टेटस हमारा ठीक था, मतलब एक टीचर भी थे और पढ़े लिखे भी थे, तो थोड़ा सा दबंगई था मेरा। इसके बावजूद मुझे ऐसा लगता था कि नृत्य के दौरान वहाँ पे जो सामने में लड़के सगोई करते हैं वो पहचान नहीं रहे हैं कि ये रजनी मुर्मू है, तो इनसे थोड़ा सा दूर रहे। वो नशा करके आए हैं और आपके साथ भी उस वक्त एक तरह से ये एक माइंडसेट बन जाता है कि सोहराय के दौरान हम आपके साथ छेड़छाड़ और
फ्लर्ट मतलब जबरन फ्लर्ट करना बुरी बात नहीं है, लेकिन ना मेरी इच्छा नहीं है फिर भी आप कर रहे हैं। तो आप ये कह रही मोहब्बत के खिलाफ आप नहीं हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं इसके खिलाफ नहीं। खुशी, अगर मेरी खुशी है ना सामने वाले से फ्लर्ट करने की, बात करने की, हंसी मजाक, तो उसको पता रहना चाहिए कि मेरी उसमें सहमति है कि नहीं। अगर मैं सहमत नहीं हूँ फिर भी वो कर रहा है तो ये मेरे ख्याल से बहुत ही गलत बात है। और मैंने और लड़कियों को, छोटी छोटी लड़कियाँ जो 15 साल 20 साल की होती हैं, उन लोगों को मैंने देखा कि किस तरह से वो एम्बेरस होती थी वहाँ पर। और भी बहुत सारी बातें हैं जो मैंने कही नहीं है इस संबंध में। कॉलेजों में बहुत लड़कियों को थ्रेट मिलता है, उन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है, दबाव दिया जाता है उनको। बाकी मामलों में भी कि कॉलेज की, देखिए संताल परगना में मैंने एक चीज़ देखा कि कॉलेज की जो लड़कियां होती है ना, वो दादा लोग क्या बोलते हैं, भैया लोग, दादा तक कुछ को में ना, ये उनकी जुबान में चढ़ा रहता है। दादा से पूछ के बात करेंगे, मतलब दूसरे जो बॉयज़ हॉस्टल थे ना और गर्ल्स हॉस्टल, आदिवासी हॉस्टल जो लड़कियों और लड़के के होते हैं, तो लड़कियों का जो हॉस्टल है वो इस इंतजार में रहता था कि भैया लोग क्या बोलते हैं, दादा लोग क्या बोलते हैं, हम लोग को उस हिसाब से चलना है। सड़क पर आंदोलन करना है तो भैया लोग बोलेंगे तो आंदोलन करेंगे, कौन सा टॉपिक पे हम लोगों को बोलना है तो ये सब भैया लोग डिसाइड करेंगे। तो मुझे लगता था कि लड़कियां मतलब कि पढ़ लिख करके भी दादा लोग का ही, उनका अपना जो सोच है ना वो डेवलप नहीं हो पा रहा है। जी, लेकिन सवाल ये होता है कि आपके समाज में कोई बुराई है, उसको दूर करना मकसद है, लेकिन आप पर आरोप ये लगा कि आपने एक आदिवासी त्योहार को बदनाम कर दिया। मतलब मान लीजिए कि सोहराय सिर्फ इसीलिए है और उसको अब बंद हो जाना चाहिए। नहीं, ऐसा तो मैंने कहीं नहीं कहा कि सोहराय को बंद हो जाना चाहिए। आप अगर उस पोस्ट को फिर से भी पढ़िएगा तो मैंने यही कहा कि जो आयोजक करता जो है उन लोगों को इस पर ध्यान देना चाहिए, मैंने कहा था। अच्छा। और ये तो बड़ी अच्छी बात है ना कि आप एक अपने त्यौहार को, झारखंडी सबसे बड़ा जो त्यौहार है आपका, उस त्यौहार को आप सेलिब्रेट कर रहे हैं बहुत बड़ी संख्या में, एक एजुकेटेड, एक मिलन समारोह की तरह आप कर रहे हैं, तो अच्छी बात है ना। मैंने तो कहा कि उसमें और आप अच्छाई ऐड कीजिए, जो बुराई मुझे दिख रही है उसको आप ऐड कीजिए। जी हाँ। तो जब आप महिलाओं की बात करती हैं, उनके महिलाओं के पार्टिसिपेशन की बात करती हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो झारखंड का आदिवासी समुदाय है वो असर्ट कर रहा है कि हमारी जो ग्राम सभा है, हमारा जो कस्टमरी लॉ सिस्टम है, हमारा जो स्वशासन व्यवस्था है वो लागू होनी चाहिए। तो आप दोनों एक दूसरे के खिलाफ खड़े हुए नजर आते हैं। नहीं, मुझे भी यही लगता है कभी कभी कि बिल्कुल आदिवासी को अधिकार का हनन तो हुआ है और हो ही रहा है लगातार, और ये होना चाहिए। आदिवासी स्वशासन होना चाहिए, ये मेरा अंतर्मन कहता है, दिल से कहता है कि ये होना चाहिए। लेकिन हम जब, आप एक देखिए, एक चीज़ देखिएगा, हर लड़ाई में, आदिवासी आंदोलन में, हर आंदोलन में आप देखिएगा महिलाएं बहुत बढ़ चढ़ करके भागीदारी करती हैं, पार्टिसिपेट करती हैं, हंसुआ लेकर के, तीर धनुष लेके, भाला लेकर के। कई जगह तो ऐसा भी देखा गया है कि पुरुष जो है पुलिस के डर से भाग खड़े हुए, है ना, औरतें वहाँ डट के खड़ी रही। हर जगह हम लोग देखते हैं जमीन की लड़ाई में। लेकिन कौन नहीं चाहता है कि हमारे घर के पुरुष बाहर वालों से प्रताड़ित हो। ये किस औरत को अच्छा लगेगा? किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा, मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन वही पुरुष आकर के मेरे अधिकार का हनन कर रहा है ना, तो ये आप ही मुझे बताइए इसको कैसे सॉल्व किया जाए। हम भी चाहते हैं कि स्वशासन हो, आदिवासी स्वशासन हो, लेकिन आप उसमें फिर हमारी जब बात आती है तो आप हमारे मुद्दे को एकदम से नज़रअंदाज कर देते हैं, दरकिनार कर देते हैं। मुझे खुद समाज से ये सवाल पूछना है कि हम कैसे आपके साथ आए जब आप हमारे साथ नहीं हैं, तो कैसे हम आपको नैतिक समर्थन दें। ये मुझे भी लगता है, ये सवाल मुझे भी समाज से करना है कि आप किस आधार से उम्मीद कर रहे हैं कि हम आपका सपोर्ट करें जी, जब आपने हमको अपना दुश्मन बना के रखा हुआ है। आप हमसे प्यार से बात करते नहीं हैं, आप अपनी सभाओं में हमें बुलाते नहीं हैं, अपने साथ आप बैठाते नहीं हैं, गुलामों जैसा बिहेव करते हैं। आप कहते हैं कि उधर दूर खड़ो, तुम औरतें हैं, तुम लोग औरतें हो, तुम लोग दूर खड़े रहो उधर। तो कैसे हम लोग आपके साथ रहेंगे, आपके अधिकारों के लिए लड़ेंगे जब आप हमें ही अधिकार नहीं दे रहे हैं, सम्मान नहीं दे रहे हैं। लेकिन रजनी एक बात बताइए, आप असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी कर रही थी, वो नौकरी आपकी चली गई है ना, फिर आप सामाजिक
कार्यकर्ता के तौर पर भी काम कर रही हैं, अब आप एक राजनीतिक दल से जुड़ी हैं जी। लेकिन जब आप किसी संगठन से जुड़ती हैं तो उसके साथ एक समस्या ये होती है कि आपको पॉलिटिकली करेक्ट रहना पड़ता है। हाँ। तो कभी ऐसा लगा कि यार अब मैं बस और पंगे नहीं लेने हैं, रजनी बहुत हो गया? नहीं, मुझे लगता है कि मैं जो पंगे ले रही थी ना उसको व्यवस्थित तरीके से पंगे लूंगी, मतलब प्रायोजित तरीके से, सुनियोजित तरीके से। अब मुझे लगता है कि मैं जिस संगठन से जुड़ी हुई हूँ वो संगठन मेरे सिद्धांतों से काफी रिलेट करते हैं और सपोर्ट करते हैं। हाँ, तो अब मुझे लगता है कि मैं और ज़्यादा मजबूती से अपनी बात रख पा रही हूँ और मुझे बेहतर मंच मिल रहे हैं, जगह मिल रहे हैं मुझे अपनी बात रखने के लिए। पहले तो हम लोग पर्सनली लिखते थे अपना फेसबुक में, अब मुझे लगता है कि ज़्यादा पहुँच मेरी बढ़ी है लोगों तक, ज़्यादा लोग मुझे सुन पाए और देख पाए। तो अच्छा, ये बताइए कि जो चुनाव हुआ जिसके बाद हेमंत सोरेन फिर से मुख्यमंत्री बने, उस चुनाव में एक बहुत बड़ा मुद्दा बना था लव जिहाद कह लीजिए उसको, बांग्लादेशी घुसपैठ कह लीजिए, मुसलमान लड़के आदिवासी लड़कियों को फंसा लेते हैं, ये चर्चा बहुत ज़ोर शोर से और बहुत बड़े नेताओं ने इस चर्चा को हवा दी। चुनाव में वो मुद्दा नहीं चला, ये तो अब साबित हो चुका है। बिल्कुल। लेकिन क्या लगता है आपको कि क्या आदिवासी समाज के लिए ये चिंता की बात होनी चाहिए? देखिए, आप अब ये तो स्पष्ट हो गया कि ये जो गैर आदिवासी के साथ संबंध वाला जो मुद्दा है जी, ये बीजेपी के द्वारा उछाला गया मुद्दा है जी। और ये मुद्दा इन्होंने सिर्फ इस चुनाव में अचानक से नहीं उछाला, इस मुद्दे पर वो 5, 6, 7 साल से काम कर रहे थे और समाज के अंदर, मतलब आदिवासी समाज के अंदर आदिवासी पुरुषों के दिमाग में इन्होंने यही एक चीज डाला कि हम आदिवासी समाज में जो सबसे बड़ी जो समस्या है वो आदिवासी औरतों का गैर आदिवासी के साथ, वो भी मुसलमान के साथ, हिंदू के साथ वो शादी कर रही है तो वो मुद्दा नहीं है। एक आदिवासी औरत मुसलमान के साथ शादी कर रही है तो आदिवासी समाज का ये सबसे बड़ा मुद्दा है। आदिवासी युवा जो पढ़े लिखे युवा हैं, थोड़े से अपने आप को जागरूक समझते हैं, उनके दिमाग में ये चीज़ बीजेपी डालने में सक्षम हो गई है, सफल हो गई है। भले वो चुनाव हार गई है लेकिन आदिवासी पुरुषों के दिमाग में ये चीज़ वो डालने में सफल हो गई है कि आदिवासी समाज में सबसे बड़ी समस्या यही है, आदिवासी औरतों का मुसलमान के साथ शादी करना। और जमीन जो जितनी जा रही है वो मुसलमान पुरुष आदिवासी औरत से शादी करके ही ले जा रहे हैं और कोई दूसरा वजह नहीं है जमीन जाने का, ये दिमाग में उन्होंने डाल दिया। जबकि सच ये है कि जमीन तो और भी दूसरे कारणों से मतलब जा रहे हैं, उस आदिवासी औरत से शादी करने के कारण तो बिल्कुल भी नहीं जा रहे, वो तो जीरो में आ जाएगा, नगण्य में आ जाएगा। उससे ज्यादा तो आप दान पत्र में दे रहे हैं, लीज में दे रहे हैं, है ना, खदान आप लीज में दे रहे हैं, अडानी को आप जमीन सरकार की तरफ से उनको दे रहे हैं, विकास के नाम पर आप दे रहे हैं, फैक्ट्रियां बनाने के नाम पर आप दे रहे हैं, शहर का विस्तार करने के नाम पे, रोड बनाने के नाम पर आप जमीन, आदिवासी जो है अपनी जमीन दे रहे हैं गैर आदिवासी को या सरकार को या किसी को भी। तो ये दिमाग से लोगों निकालने में, मतलब कि डालने में वो सफल हो गई बीजेपी की जमीन जो है वो आदिवासी लड़कियों के कारण ही जा रहा है। वो ये चीज़ भूल रहे हैं कि खदान वो आपका ऐसे ही ले रहे हैं, फैक्ट्रियाँ वो ऐसे ही बना रहे हैं, उस चीज़ पे वो ध्यान नहीं दे रहे हैं जी। और जब हम चुनाव की ही बात कर रहे हैं तो इस चुनाव की खास बात ये थी कि हेमंत सोरेन के साथ साथ कल्पना सोरेन की भी बड़ी भूमिका इस चुनाव में थी और वो एक और एक मिलके 11 हो गए। बड़े बहुत ज़ोरदार चुनाव उन्होंने लड़ा और कल्पना सोरेन की उतनी ही मांग थी जितनी हेमंत सोरेन की थी पब्लिक मीटिंग के लिए, तो या थोड़ी ज़्यादा ही थी। क्या आपको लगता है कि इस बार जो सरकार आई है वो महिलाओं के मुद्दों के प्रति ज़्यादा संवेदनशील होगी, सेंसिटिव होगी, या फिर जो क्लीशे होता है जो आमतौर पर दिखाने की चीज़ें ज़्यादा होती हैं लेकिन बहुत ज़्यादा सिद्धांत में वो नहीं आता है? चुनाव के दौरान तो हम कह सकते थे कि महिलाओं के मुद्दे को उछाल करके या इमोशनल
सपोर्ट, क्योंकि महिलाओं का मुद्दा जो बड़ा सेंसिटिव होता है ना, तो महिलाओं के नाम पे बड़े आंदोलन खड़े हो जाते हैं। किसी के साथ कहीं मान लीजिए रेप वगैरह हो जाता है तो लोग सड़क पर उतर जाते हैं। बड़ा अपने आप को लोग कूल दिखाने के लिए या अपने आप को भला इंसान दिखाने के लिए भी लोग सड़क पर आ जाते हैं। तो आप कह सकते हैं कि चुनाव के टाइम लोगों का सेंटिमेंट लेने के लिए या दिखाने के लिए कि हम बड़े, आप कह सकते हैं। लेकिन पिछले दिनों ही उनका मैंने एक पोस्ट भी पढ़ा, मुझे लगता है कि ये बड़ा नोट करने वाला मामला है। ये उन्होंने कहा कि भ्रूण हत्या जो होती थी लड़कियों की, है ना, और किसी तरह से अगर लड़कियां जिंदा रह जाती थी, बच जाती थी, उनकी हत्या नहीं हो पाती थी, तो उनको आगे बढ़ने के लिए समाज जो है बढ़ाने के लिए या पढ़ाने के लिए, उनका करियर बनाने के लिए समाज कुछ नहीं करता था, मौका नहीं देता था। ये उन्होंने हेमंत जी ने अपने पोस्ट में लिखा। तो हम महिलाओं को 2500 रुपया दे रहे हैं, इससे थोड़ा उनको मोटिवेशन मिलेगा, हिम्मत मिलेगा और वो अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए कुछ प्रयास कर पाएंगी। तो जिस संवेदनशीलता के साथ इस 2500 रुपये को वो बखान कर रहे हैं सामाजिक मुद्दे के साथ मिला करके कि क्यों जरूरी है, और मैंने कई भाषणों में भी ये देखा, उनका सुना कि ये सिर्फ उनको आर्थिक रूप से सशक्त नहीं करेगा। अभी जैसे मैंने कहा कि हर तीसरी औरत जो है घरेलू हिंसा की शिकार है, तो वो हिंसा उसके साथ कम होगी, है ना, महिलाएं विरोध कर पाएंगी। सशक्तिकरण होगा तो समाज में भी उसकी स्थिति बेहतर होगी और एक स्थायित्व उसको मिलेगा परिवार में। जैसे कि हमारे समाज में है कि शादी नॉर्मली उतना अस्थायी नहीं हो पाता है, तलाक हो जाता है, अलग हो जाते हैं, छोड़ देते हैं। अधिकतर लड़कियां जो खास करके आदिवासी समाज में पलायन कर जाती हैं, बाहर जाके काम करती हैं और सुरक्षित तरीके से प्रताड़ित होते हुए काम कर रही हैं फैक्ट्रियों में या किसी के घरों में। तो अब जब उनके अकाउंट में 2500 रुपया रहेगा तो वो विरोध कर पाएंगे, उनकी मजबूरी उतनी नहीं रहेगी जितनी पहले थी। तो मैं इस तरह से देख रही हूँ कि वो इस 2500 रुपये को सिर्फ रुपया नहीं देख रहे, वो देख रहे हैं कि कितना बदलाव आएगा औरतों के जीवन में। तो आप ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ चुनाव जीतने की टैक्टिस नहीं है, ऑफ कोर्स चुनाव में फायदा हुआ। उन्होंने और एक चीज कही कि अगर पहले जैसे उन्होंने स्वयं सहायता समूह को मैंने बहुत करीब से देखा, यहाँ पे जो झारखंड में काम कर रही है महिलाओं का, जो 10-10 रुपया जमा करती थी और फिर वो लोन लेती थी सरकार से सब्सिडी में, उस पे उन्होंने कहा कि अब 10 रुपये के बजाय औरतें 100 रुपया जमा करेंगी, 500 रुपये जमा करेंगी महीना, और सरकार उनको और ज़्यादा लोन देगी, वो बिजनेस कर पाएगी, बकरी पालन कर पाएगी या कुछ और घर के सामान खरीद पाएंगी, और फिर महिलाओं की क्रय शक्ति बढ़ेगी। उन्होंने ये भी कहा वो मार्केट में ज़्यादा सामान, अपनी ज़रूरत की चीज़ें वो खरीद पाएंगी। महिलाएं जो एनीमिक है अपने स्वास्थ्य का वो ख्याल रख पाएंगी। तो वो एक तरह से मतलब औरतों को ना आर्थिक ये जो पूरा सिस्टम है उसमें उनकी भागीदारी स्थापित कर रही है कि उनको पावर मिले, आर्थिक पावर मिले, खरीदारी करने का, खर्च करने का, डिसीजन लेने का। एक तरह से वो घर में डिसीजन भी ले पाएंगे, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि पुरुष आर्थिक मामले में तो पुरुष ही डिसीजन लेते हैं, और जैसे महिलाएं कमा के भी ला रही है ना, वो भी पुरुषों को देना पड़ता है, और उनसे पूछ के वो मतलब फैसले लेती है कि क्या मैं ये सामान खरीद लूं। आदमी बोलता है कि हाँ खरीद लो, तो ठीक है, अगर वो बोल दिया कि नहीं खरीदना है तो फिर नहीं खरीदना, और उसके खिलाफ जाकर के अगर वो खरीद लेती है तो फिर उसके साथ मारपीट हो जाती है। ये वैसे आदिवासी समाज का ही मसला नहीं है, ज्यादातर सभी समाजों में महिलाओं को वो इंडिपेंडेंस शायद नहीं है, लेकिन आदिवासी समाज के बारे में ये कहा जाता है कि यहाँ ज्यादा स्वतंत्र है महिला। अच्छा, एक और चीज रजनी मैं आपसे, मैं थोड़ा जी प्लीज। महिला स्वतंत्र है काम करने के मामले में, है ना, महिला स्वतंत्र है, घर में भी काम करे और बाहर जाके भी काम करे। देखिए दूसरे समाजों में औरतों को बाहर जाके काम करने का परमिशन नहीं है, ठीक है, तो हमारे यहाँ यही है कि आप अपने आप को ज्यादा प्रताड़ित करने के लिए आपको छूट है, आप घर में भी अपने आप को प्रताड़ित करवाओ और बाहर जाके भी प्रताड़ित करो, तो इसी को स्वतंत्रता कहते हैं। नहीं, अभी आपने कहा है कि अभी आप बहुत संभल के आपको बोलना है। आप कोई ऐसी बात ना कहें कि फिर आपके नाम से कोई विवाद शुरू हो जाए। अब क्या होगा मेरा, मेरी तो नौकरी भी चली गई, अब क्या होगा मेरा। अब तो मुझे डर भी नहीं है उस चीज का। नहीं तो अब आप विधानसभा में जाइए। अच्छा। हाँ, वहाँ आपके जैसे आवाज़ों की ज़रूरत है। अच्छा, मैं ये आपसे पूछना चाह रहा था कि जैसे राजनीति में भी अब जिस तरह से कल्पना सोरेन के आने के बाद ख़ास तौर से जिस तरह का रोल उन्होंने निभाया, और हेमंत सोरेन के एब्सेंस में जिस तरह से उन्होंने पार्टी को चलाया और
जिस गंभीरता और जिस काबिलियत का उन्होंने परिचय दिया, आपको लगता है कि महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन झारखंड मुक्ति मोर्चा या अन्य पार्टियों में बढ़ेगा, इंस्पायर करेंगी कल्पना सोरेन का जो पार्टिसिपेशन हुआ है उससे? बिल्कुल। देखिए, इससे पहले जो है ना, उनके आने से पहले महिला मोर्चा जो है काफ़ी शिथिल था और उतना सक्रिय नहीं था, उनकी कोई भूमिका नहीं थी। लेकिन इस बार कल्पना जी के आने के बाद मुझे लगता है कि शायद मैं भी उनकी वजह से ही यहाँ पे राजनीति में आई। हाँ, जेएमएम में मुझे अप्रोच किया गया कि आपको आना चाहिए पार्टी में, क्योंकि उनको महिलाओं की ज़रूरत थी, है ना। तो मुझे सबसे निचले स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर किसी ने अप्रोच किया कि आपको आना चाहिए। तो मैंने कहा कि ठीक है, हम अपना शुरुआत जो है 0 से करते हैं। तो मैंने वहीं से ज्वाइन किया पार्टी को। और मतलब कि वो महिलाओं के मुद्दे पे देखिए, मैं अभी तक बहुत सारी बातें करती हूँ सोशल मीडिया में या फेसबुक में भी या वीडियो में भी, मैं बहुत अपने मन की ही बात करती हूँ। मुझे आज तक पार्टी वालों ने कभी रोका नहीं कि आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए, वैसे नहीं बोलना चाहिए, टोका टाकी नहीं कभी नहीं। क्योंकि मेरे लोकल स्तर के तो मुझे सभी लोग जानते ही हैं और मुझे फॉलो भी करते हैं, मेरा वीडियो वगैरह भी देखते हैं। खास करके मेरे जो जिला अध्यक्ष वो तो तारीफ भी करते हैं कि अच्छा बोलती हो जी। अच्छा, ये बताइए कि आपने जैसे निर्मला पुतुल का जिक्र किया, बहुत सारी आदिवासी लड़कियां हैं, महिलाएं हैं जो बहुत अच्छा लिख रही हैं, बोल रही हैं। क्या अब एक कह सकते हैं आप कि चाहे वो साहित्य की दुनिया हो, राजनीति की दुनिया हो, खेल की दुनिया हो, आदिवासी लड़कियां अपना स्पेस क्लेम कर पा रही हैं, उसको अल्टीमेटली समाज मान रहा है, या अभी भी आपको लगता है कि बहुत अभी लंबी है लड़ाई? लड़ाई तो लंबी है। देखिए, हम ये नहीं कह सकते हैं कि जैसे कि मैं पहले बड़ा ट्रोल होती थी, तो अब उस तरह से लोग नहीं करते हैं, गालियां नहीं देते, फ़ोन करके धमकाते नहीं हैं, जान से मारने की धमकी नहीं देते हैं। अब ऐसा कुछ नहीं होता, या कोई रोस्ट नहीं करता है हमको है ना। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि मुझे लोग रोस्ट नहीं कर रहे हैं, इस वजह से सारी लड़कियों की समस्या ख़त्म हो गई। अभी भी जो लड़कियाँ वंचित हैं, जहाँ पे लोगों को लगता है कि इसके लिए कोई खड़ा नहीं है, उनको आज भी परेशान किया जाता है। गांव में हम देखेंगे, नहीं, कुछ नहीं बदला है। जब तक पूरा समाज, देखिए, समाज में जब तक एक भी लड़की प्रताड़ित होती रहेगी ना, उस एक लड़की की प्रताड़ना भी हमारे लिए मैटर करती है। तब तक हम नहीं कहेंगे कि समाज में कुछ सुधार हुआ है। हम तो हमेशा प्रयास करते ही रहेंगे, बात करते रहेंगे। तो आप ये कह रहे हैं कि माइंडसेट बदलना बहुत ज़रूरी है और वो उसके लिए अभी समय लगेगा। हाँ, देखिए, ऊंचे लेवल पे लोगों का माइंडसेट नहीं बदला ना। देखिए, जो अपने आप को अगुआ बोलते हैं अभी आदिवासी समाज में, उनकी मानसिकता ही नहीं बदली ना, वो ही नहीं बदल पा रहे हैं और लोग उनको फॉलो कर रहे हैं, उनको मंच दे रहे हैं, जगह मिल रहा है ऐसे लोगों को जो महिलाओं के खिलाफ बोलते हैं। तो फिर हम वहीं पे तो गड़बड़ी है, ऊपर में ही गड़बड़ी है, पावरफुल लोगों में ही गड़बड़ी है। तो निचले स्तर के जो हमारे गांव के अनपढ़ लोगों से हम क्या उम्मीद करेंगे, है ना। उनसे तो हम कुछ कह ही नहीं सकते। अच्छा, जब हम लोग बात कर रहे थे कि आदिवासी समुदाय के बारे में ये एक धारणा बनाई गई है कि उनकी लड़कियां बाहरी लड़कों से, ख़ासतौर पर मुसलमानों से शादी करते हैं, उससे ज़मीन का नुकसान होता है, आदिवासियों की ज़मीन लूटने का एक वो तरीका बन गया है। आदिवासी समुदाय में हमने देखा है कि बाकी समुदाय से अगर तुलना की जाए, अलग अलग राज्यों में हमने देखा है कि प्रेम को बुरा नहीं माना गया है। विवाह के भी कई तरीके हैं, विवाह से बाहर आने के भी शायद ज़्यादा आसान है, कई जगहों में उसका बिल्कुल उल्टा भी हमने देखा है। लेकिन ऐसा लगता है कि आदिवासी समुदाय भी, जिनको हम सो कॉल्ड सवर्ण कहते हैं या उस तरह के समाज कहते हैं, वो भी अपनी महिलाओं को अपनी इज्जत का सवाल बनाने लगे हैं। हाँ, देखिए, जो विकसित देश है ना हमारे पूरे विश्व में, जैसे अमेरिका हो गया या इंग्लैंड हो गया, वहाँ पे बहुत लोग प्रेम विवाह करते हैं, है ना। अरेंज मैरिज का तो वहाँ सिस्टम ही ख़त्म हो गया है। प्रेम विवाह करते हैं और फिर तलाक भी ले लेते हैं। अगर लड़की के साथ कुछ वायलेंस हो रहा है या उसको चीट किया जाता है तो लड़की तुरंत तलाक ले लेती है। ये बड़ी अच्छी बात है, प्रोग्रेसिव बात है। लेकिन अगर मैं यहाँ झारखंड के आदिवासी महिलाओं की बात करें
कि यहाँ पर भी इस तरीके से तलाक ले लेती हैं औरतें, अलग हो जाती हैं। तो ये बड़ा प्रोग्रेसिव बात मुझे शुरू में ऐसा लगता था, अब ऐसा नहीं लगता। इसलिए क्योंकि देखिए प्रोग्रेस जो है ना वो दोनों तरफ से होना चाहिए। अगर तलाक लेने का आपके पास पावर है, अच्छी बात है, लेकिन तलाक ले करके आप दूसरों के घर में जा करके फैक्ट्रियों में छोटे छोटे कुंबे में रह करके आप काम कर रही हैं, है ना, मजदूर के रूप में, और वहाँ आप प्रताड़ित हो रही हैं, तो इस तरह के तलाक को मैं प्रोग्रेसिव नहीं कहूँगी। आप तलाक ले करके फिर आपका समाज में बेहतर स्थिति हो, आपका सम्मान वैसा ही बना रहे, और फिर आपको बेहतर जीवन साथी मिल जाए, तब मैं कहूँगी कि आपका समाज जो है प्रोग्रेसिव है। यहाँ पर लड़कियाँ, छोड़ी हुई जो लड़कियाँ होती है, वो जा करके सिंगल मदर बन जाती हैं, बेटियों की माँ बन जाती है, बेटियों को ले करके ढो करके दूसरों के घरों में जा करके काम कर रही हैं, तो और उनके शोषण की आशंका बढ़ जाती है और ज्यादा बढ़ जाती है। और अपने ये गांव में तलाक कम होता है, छोड़ देना ज्यादा होता है। बिल्कुल, और तलाक भी आपको एलिमनी नहीं मिल रहा ना, तो इसको मैं कैसे प्रोग्रेसिव, ये तो शोषण ही हो गया ना। वहाँ पे विदेशों में लड़कियां तलाक लेती है तो उनको मुआवजा मिलता है जी, लेकिन यहाँ पे आपको समाज में जो भी लड़कियां छोड़ दी जाती है उनको तो कोई मुआवजा नहीं मिलता। मुआवजा के नाम पे क्या, वो टूटा हुआ बाल्टी, टूटा हुआ गेंदरा, फटा हुआ गेंदरा आपको वापस किया जाता है, जो आप लेके गए थे साथ में। पुरुष पति की तरफ से तो आपको मुआवजे के रूप में कुछ नहीं दे रहा है, समाज नहीं दे रहा है। तो ये प्रोग्रेसिव बात बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको इसी सिस्टम, इसी पितृसत्ता के अंदर ही रहना है ना, तो आपको इसी पितृसत्ता के अंदर ही आपको अधिकार मिलने चाहिए। आपको शादी में स्थायित्व मिलना चाहिए। उस ससुराल, अगर माँ बाप के घर में आपको प्रॉपर्टी नहीं मिला हुआ है तो ससुराल में ही आपको रहने के लिए समाज बोला है, तो ससुराल में आपको इज्जत से रहने का अधिकार मिलना चाहिए। जिसको कहेंगे प्रोग्रेस, है ना। हाँ रजनी, अक्सर सोशल मीडिया पे मैं आपकी पोस्ट पढ़ता हूँ, देखता हूँ, आप कई बार जो मानसिक स्वास्थ्य है उसके सवाल भी उठाती हैं, और हमने ये पाया है कई बार, मतलब आजकल तो शहरों में कम से कम मेंटल हेल्थ को लोग सीरियसली लेने लगे हैं, लेकिन आदिवासी इलाकों में हमने पाया है जहाँ, जिसके बारे में आमतौर पर ये धारणा है कि वहाँ तो सब कुछ अच्छा है, जंगल है, साफ हवा है, अच्छा खाना पीना है, प्रेम है, स्वतंत्रता है घूमने की, तो वहाँ मेंटल हेल्थ इश्यूज नहीं हैं। वहाँ पर मेंटल हेल्थ इशू नहीं है क्योंकि महिलाओं ने रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाया। आप कहाँ पे बोलते हैं कि मेंटल हेल्थ नहीं है, जहाँ पे कोई रिपोर्ट नहीं है, कोई आंकड़ा नहीं है। महिलाएं गई ही नहीं किसी काउंसलर के पास, किसी थेरेपिस्ट के पास, तो आप कैसे कहेंगे कि मेंटल हेल्थ इशू है? वो जाएंगी तभी ना आप कहेंगे। तो कोई औरत बिना इलाज के अपने घर में है, पड़ी हुई है, तो हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है, आंकड़ा नहीं है। आप गांव में भी अभी भी जाकर देखिएगा, कई औरतें विक्षिप्त हो जाती हैं, है ना, तो उसको हम लोग पागल बोल देते हैं, डिक्लेयर कर देते हैं वो ये पागल है ना, या फिर उसको आप डायन भी बोल देते हैं, क्योंकि वो मानसिक स्थिति उसकी ठीक नहीं रहती, वो अजीबोगरीब हरकतें करने लगती है, पूजा करने लगती है, कहीं रात में निकल जाती है। तो ऐसी औरतों को आप डायन घोषित करके उनको सजा करके उनके साथ मारपीट कर देते हैं। और मैं और एक चीज, हत्या तक हो जाती है, हत्या तक हो। और मैं कहती हूँ, आप गाँव में देखिएगा बहुत सारी औरतों को एनीमिक होती हैं, दुबली पतली, उनकी आंखें धसी हुई, है ना, आप उनसे बात कीजिएगा थोड़ा सा प्यार से, वो रोने लगेगी। तो औरतें जब किसी अनजान के साथ भी, मैं तो देखती हूँ बहुत सारी औरतों को अनजान के साथ भी थोड़ा सा बात कर लेती है तो रो के कुछ अपना दुखड़ा बताने लगती है। तो हम लोग क्या बोलते हैं ना कि औरतें तो ऐसी ही होती है, रोतड़ू होती हैं। ऐसी नहीं होती हैं, वो इतनी लाचार हो गई हैं कि वो किसी के पास भी अपना दुख बयां कर देती है, उनको सुनने वाला कोई नहीं रहता है ना। तो हम लोग इस तरह से, जब एक औरत का मानसिक स्वास्थ्य खराब होता है और वो कहीं भी रोने लगती है, किसी के पास भी, किसी अनजान के पास भी, आप देखेंगे कि प्रेम में भी कैसे औरतें पड़ जाती हैं। तुरंत कोई भी व्यक्ति आके प्यार से आके बात कर लेता, फिर उसको भगा के ले जाता है। कोई औरत को बरगला के कैसे ले जाता है, क्योंकि उनका मानसिक स्वास्थ्य खराब रहता है, घर के लोग उनके साथ बुरा व्यवहार करते हैं, तो वो किसी के साथ भी चली जाती है और उनके साथ बाद में बुरा होता है तो फिर हम लोग उसी को गाली देते हैं कि तुमको तो बड़ा शौक चढ़ा था प्रेम करने का, तुमको मेरी दिख गई, या गोरा लड़का। हमारे यहाँ बड़ा गाली दिया जाता है औरतों को कि तुमको गोरा लड़का पसंद आ गया, कि हम तो काले हैं, तो
कोई भी गोरा लड़का या दिक्कू लड़का उसके साथ प्रेम से बात कर लेता है तो हर इंसान को तो प्रेम ही चाहिए होता है ना। तो उस प्रेम के जाल में या धोखे में फंस करके किसी के साथ अन्याय गलत हो जाता है। हम लोग इस चीज़ को नहीं समझ पाते, उस तरीके से नहीं देखते कि कोई भी लड़की अपने परिवार को किसी छोड़ करके अनजान के साथ कैसे चली जाती है, क्योंकि पीड़ित होती है वो अपने परिवार जी जी। तो दोस्तों, अब इस बातचीत के आखिर की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं और एक सवाल और मैं रजनी से पूछ लेता हूँ। क्या चाहती हैं आप? पढ़ाई लिखाई की दुनिया में वापस जाना चाहती हैं? राजनीति में अपना भविष्य देखती हैं? क्या है देखिए प्लान? या फिर सोशल मीडिया पे आप सोशल मीडिया तो पार्ट टाइम काम है, ये तो साथ साथ चल सकता है। नहीं, ये तो ठीक है, एक ये तो अच्छी अब जब आप उपस्थिति है फ्री रहते हैं जी। तो फिर लिख डालते हैं जो आपके मन में रहता है। बाकी जॉब तो मैंने अपने से छोड़ी नहीं, मुझसे छीनी गई है। तो पहला प्यार राजनीति है या पढ़ाना है? मुझे लगता है कि मुझे बोलना अच्छा लगता है। पहला प्यार वो है हाँ, आपका। तो दोनों ही सूट करता है आपको? हाँ, दोनों ही सूट करता है। तो नौकरी मेरी छीनी गई है, मैंने खुद से छोड़ी नहीं है। तो जो हम लोग तो लड़ाई लड़ रहे हैं ना कि जो हमसे छीना गया उसको वापस लिया जाए, तो ये भी एक हिस्सा है कि इनको वापस लिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया रजनी, आपने हमारे लिए समय निकाला, आपने हमसे बात की। तो दोस्तों, ये थी रजनी मुर्मू। आपने उनकी बातचीत सुनी है, उसके बाद मुझे इस बातचीत को कोई कंक्लूड करना या उसका कोई निष्कर्ष निकालने की ज़रूरत नहीं है। इतना ही मैं आपसे कहूँगा कि आप किसी से सहमत या असहमत हो सकते हैं, लेकिन रजनी जो बातें कह रही हैं अपने समुदाय को लेकर, अगर आप उसको ध्यान से सुनेंगे, उस पर सोचेंगे, तो शायद इसमें समुदाय का ही भला है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, ये सफ़र चलता रहेगा आदिवासी नेताओं से, आदिवासी सामाजिक कार्यकर्ताओं से या उन लोगों से जो आदिवासी समुदायों के हितों से सरोकार रखते हैं। आप लोगों को हम लोग मिलवाते रहेंगे। फ़िलहाल मुझे अनुमति दें। नमस्कार।